सबसे पहले तो आज के इस कार्यक्रम को आयोजित करने के पीछे, और ना सिर्फ इस कार्यक्रम को बल्कि जो एक सिलसिला पिछले लंबे समय से पंजाब में और देश के अलग अलग हिस्सों में भी चला है। हाल ही में दिल्ली के जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, एलजी हैं, उन्होंने यूएपीए और सेडिशन यानी कि जो राजद्रोह, देशद्रोह का कानून था, वो एक 2010 की एफआईआर के आधार पर उन्होंने अरुंधति रॉय, जिसके नाम से हम सब वाकिफ हैं, और शेख शौकत हुसैन, उन दोनों पर इस कानून का इस्तेमाल किया और उनके खिलाफ मुकदमे दायर किए। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि 2014 के बाद से खास तौर पर जो यूएपीए के कानून का इस्तेमाल करना हुआ, राजद्रोह, सेडिशन के कानून का इस्तेमाल करना हुआ, या तमाम इस तरीके के जो काले कानून जिनको नाम दिया गया है उनका इस्तेमाल करना हुआ, ये पहली मर्तबा नहीं हुआ जब अरुंधति रॉय और शेख शौकत हुसैन जैसे जनपक्षधर बुद्धिजीवियों के खिलाफ इसका इस्तेमाल किया गया। साथियों ने बताया कि किस तरीके से इससे पहले भीवा कोरेगांव के साथियों पर इसके अलावा कई ऐसे मसले बने जो सुर्खियों में नहीं आए। पिछले 10 से ज्यादा बरसों में कई जनपक्षधर आवाजों पर, कई लेखकों पर, कई पत्रकारों पर, कई बुद्धिजीवियों पर महज इसलिए इस तरीके के काले कानूनों को लगाया गया क्योंकि वो मोदी सरकार की मुखालफत कर रहे थे, उनके खिलाफ बोल रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि आज के दौर में जो विरोध की ये तमाम आवाजें उठ रही थी, पहली बात है वो इकलौती आवाजें नहीं है, उन आवाजों में बहुत सारी और आवाजें भी शुमार हैं। लेकिन पिछले 10 सालों में खासकर जो चीज बदली है वो ये है कि हमारे देश में एक फांसीवादी निजाम सत्ता पर काबिज हुआ, और पिछले 10 सालों में जिस तरीके के हथकंडे इस सरकार ने इस्तेमाल किए, वो पंजाब से लेकर हरियाणा, उत्तर प्रदेश से लेकर बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, केरल, या देश के आप किसी भी कोने में बात करें, किसी भी कोने की बात करें, वहां पर सरकार ने इसी तरीके से जो भी राजनीतिक विरोध था, जो भी इस तरीके की जनपक्षधर आवाजें थी, ताकतें थी, जो मेहनत कशों के हक में बोल रही थी, जो सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही थी, जो चुप नहीं थी, जो जुल्म के खिलाफ, जबर के खिलाफ लगातार बोल रही थी, उन आवाजों को कुचलने के लिए जो सबसे पहला काम किया इस सरकार ने, वो यूएपीए और राजद्रोह जैसे कानूनों का इस्तेमाल करना हुआ। अब कहने के लिए तो जो 3 आपराधिक नए कानून आ रहे हैं, जो नए 3 क्रिमिनल कोड्स आ रहे हैं, उन क्रिमिनल कोड्स ने कहने के लिए जो राजद्रोह का कानून है, सेडिशन का कानून है, उसको कहने के लिए खत्म कर दिया है। लेकिन कहने के लिए ही हुआ है, अब पहले से ज्यादा बर्बर और ज्यादा जबर के तरीके से सरकार के खिलाफ जो भी आवाज उठेगी उसको कुचलने का इंतजाम मोदी सरकार ने किया। ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो तमाम सरकारें थीं वो आवाम के हक में बोलने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करती थी, बिल्कुल करती थी। तमाम सरकारें जो भी इस तरीके की आवाजें उठती थी, जो भी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते थे, उनको तो निशाने पर लेते ही थे। लेकिन पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी हुकूमत ने अपने खिलाफ उठने वाली न सिर्फ हर आवाज को कुचलने का काम किया, बल्कि उन आवाजों को भी चुप करवाया जो मेहनत कशों का कहीं पर भी अगर आंदोलन होता तो उनके समर्थन में आके वो बात करते। अब आप खुद समझिए कि क्यों बुद्धिजीवियों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट किया जा रहा है, क्यों वकीलों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों लेखकों को टारगेट किया जा रहा है, क्यों पत्रकारों को टारगेट किया जा रहा है? क्योंकि ये वो लोग थे जो अगर कहीं पर जबर होता, कहीं पर मेहनत कशों के, कीर्ति जमातों के अधिकार, उनके हक हुकूक छीने जाते, तो
तो ये एक तरीके का माहौल बना सकते थे। आप देखिए भीमा कोरेगांव में क्या हुआ। भीमा कोरेगांव में वकीलों को निशाना बनाने का काम किया, चाहे सुरेंद्र गाडलिंग हो, चाहे सुधा भारद्वाज हो, वकीलों को टारगेट किया। और अभी जो हाल ही में पंजाब में एनआईए के रेड्स पड़ी हैं, उसमें क्या हो रहा है, उसमें भी वकीलों को टारगेट किया जा रहा है, ताकि जब आने वाले दिनों में इस जबर के खिलाफ और फांसीवादी हमला जो लगातार हर दिन के साथ बढ़ रहा है, उसके खिलाफ जब लोग सड़कों पर उतरेंगे, जब अपने हक अधिकारों की बात करेंगे, जब मोदी सरकार की जन विरोधी नीतियों पर आवाज उठाएंगे, जब इनके लव जिहाद से लेकर गौ रक्षा तक के तमाम जो आप कह सकते हैं नकली मसलों को जनता के और हिस्सों के सामने उजागर करेंगे, तब वो भी जानते हैं कि जब वो जेलों से लोगों को भर देंगे, जब वो उनके खिलाफ अपना फांसीवादी शासन का पूरा तंत्र खड़ा कर देंगे, तो जो उनके लिए कोई केस लड़ सकता, जो उनके लिए कहीं कोई आवाज उठा सकता, उन तमाम लोगों को ही पहले जेलों के अंदर डाल दो। यानी कि अगर हक हुकूक की लड़ाई में जनता सड़कों पर उतरेगी और हमें उनके हर प्रतिरोध को दमन के जरिए, जबर के जरिए कुचलना पड़ेगा, तो जो उनके फेवर में, जो उनके समर्थन में सबसे पहले बोलेगा, उन सारे लोगों को सबसे पहले अंदर करो। तो हाल ही में जो पंजाब में, चंडीगढ़ में एनआईए की रेड्स हुई और हरियाणा से लेकर यूपी के अलग अलग जिलों में भी एनआईए की रेड्स हुई, वो यही दिखला रहा है। इससे पहले मजहबी भावनाओं को आहत करने के एकदम फर्जी मामलों में तर्कशील सोसाइटी से जुड़े हुए साथियों के खिलाफ पर्चा दायर करना, उनको प्रताड़ित करना, या अब हम देख रहे हैं कि इस तरीके के जो नाम जिनको लोग जानते हैं, अरुंधति रॉय लोग जानते हैं, शौकत हुसैन एक दायरा है जो जानता है, अब उन लोगों के खिलाफ भी यूएपीए के काले कानून का इस्तेमाल करना ये दिखला रहा है कि इस निजाम की, मोदी सरकार की, फांसीवादी हुकूमत की मंशा क्या है, इनका इरादा क्या है। इसलिए आज के ऐसे कन्वेंशन का आयोजन, इस तरीके के प्रोग्रामों का आयोजन करना बेहद 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 जरूरी है। ये एक गवाही है, ये एक सबूत है कि हम मरे नहीं हैं, हम जिंदा हैं। हम जबर के खिलाफ जिंदा हैं, हम दमन के खिलाफ अपनी आवाज उठाने के लिए जिंदा हैं। हम कहीं पर अन्याय हो रहा होगा, कहीं पर जमहूरी अधिकारों को कुचला जाएगा, सिविल लिबर्टीज को कुचला जाएगा, तो हम खड़े होंगे। ये इसका सबूत है कि हम जिंदा है। इसलिए ऐसे कन्वेंशंस का आयोजन करना आज बेहद बेहद जरूरी है। मैं तमाम साथियों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूं कि आज वो इस कन्वेंशन के जरिए एक सबूत दे रहे हैं और फांसीवादी सत्ता के सामने एक सवाल बनकर खड़े हैं कि हम चुप नहीं बैठे हैं, हम बोलेंगे। तुम कितने लोगों को जेलों में डालोगे, तुम जितनों को डालोगे उनसे ज्यादा की तादाद में लोग खड़े होंगे। लेकिन साथियों, ये बात भी उतनी ही सच है कि आज चाहे जमहूरी अधिकारों की लड़ाई का सवाल हो, चाहे जो तमाम नागरिक अधिकारों पे डाके जनी चल रही है उसके खिलाफ आंदोलन का सवाल हो, आज भी ये सच्चाई है कि ये खास दायरे में सीमित है, ये खास दायरे तक महदूद है। आज जरूरत इस बात की है कि जनवादी अधिकारों की इस लड़ाई को भी एक वर्गीय लाइन पर, एक जमाती लाइन पर, आवाम के अलग अलग हिस्सों के बीच में जनवादी अधिकारों और नागरिक अधिकारों की हिफाजत के लिए एक जन आंदोलन, एक मास मूवमेंट, एक जुझारू मिलिटेंट किस्म का मास मूवमेंट खड़ा किया जाए। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि आज लोगों को यह बताना भी उतना ही जरूरी है कि वो मोदी सरकार
जो आपके रोजगार के अधिकार पर डाका डाल रही है, वो मोदी सरकार जो इनडायरेक्ट टैक्सेस के रूप में, अप्रत्यक्ष करों के रूप में महंगाई को बढ़ा रही है, वो मोदी सरकार जो अंबानी अडानी की जमातों की सेवा करने के लिए भ्रष्टाचार की हर हद को पार कर रही है, वो मोदी सरकार और उसके पीछे खड़ी आरएसएस, ये लोग आज सांप्रदायिकता की राजनीति करके नकली मुद्दों को हमारे सामने असली मुद्दा बनाकर इस तरीके से पेश कर रहे हैं कि वो हमारे लिए जीने मरने का सवाल है। आज वही मोदी सरकार अरुंधति रॉय से लेकर शेख शौकत हुसैन जैसी आवाजों को भी कुचल रही है। वही मोदी सरकार आज एनआईए के छापों के जरिए तमाम जमहूरी अधिकारों की हिफाजत के लिए लड़ने वाले कारकुनों को जेलों में डाल रही है। यही मोदी सरकार आज धर्म की राजनीति करके मजहबी भावनाओं के आहत होने का तर्क देकर लोगों के खिलाफ यही मोदी सरकार ये काम भी कर रही है, क्योंकि हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आज जनता के बहुत बड़े हिस्से में जो मोदी सरकार न सिर्फ गोदी मीडिया के जरिए, वो मीडिया जो उसी की गोदी में बैठी हुई है, जो मीडिया कम दंगाई ज्यादा है, जो निष्पक्ष मीडिया होने का, जनपक्षधर मीडिया होने का कोई भी दावा नहीं कर सकती है, बल्कि कॉरपोरेट घरानों के पैसे पर चलने वाली ये मीडिया आज सांप्रदायिकता का उन्माद रोज टेलीविजन चैनलों के जरिए, अखबारों के जरिए जनता के बड़े हिस्से में परोस रही है। आज उनका प्रचार जब लोगों के बीच में जाता है तो कहीं ना कहीं ये जो जमहूरी अधिकारों पर हमले का मसला है, नागरिक अधिकारों पर हमले का मसला है, ये कहीं ना कहीं एक खास हिस्से में सिमट कर रह जाता है। आज हमारे सामने ये एक चुनौती है और ये हमारा एक बड़ा कार्यभार भी है, ये हमारा एक टास्क है। आज ये हम तमाम इनकलाबी जत्थेबंदियों का फर्ज है कि व्यापक जनता के बीच में, यानी कि मेहनत कशों के हर तबके के बीच में जाकर न सिर्फ मोदी सरकार की पूंजीपरस्त नीतियों पर उसका भंडाफोड़ करें, बल्कि किस तरीके से राज्य सत्ता के औजार को जबर के औजार के तौर पर एकदम नंगे किस्म से यह सरकार इस्तेमाल कर रही, किस तरीके से 3 आपराधिक काले कानून, फौजदारी के कानूनों को लाने का काम करके वो न सिर्फ जनवादी अधिकारों की हिफाजत करने वाले कारकुनों पर हमला कर रही है, बल्कि व्यापक जनता, मेहनतकश जनता के हक अधिकारों पर भी डाके डाल रही है। ये आज हमें बात जनता के अलग अलग हिस्सों में ले जाने की जरूरत है और ये बहुत स्वागत योग्य कदम है कि हम इस कन्वेंशन के बाद एक रैली की शक्ल में बठिंडा शहर में जाएंगे, गुजरेंगे, जनता से मुखातिब होंगे, पर्चे बांटेंगे, बुकलेट्स बांटेंगे और जनता के अलग अलग हिस्सों को इन तमाम चीजों के बारे में जागरूक करेंगे, क्योंकि ये आज के जनवादी अधिकार आंदोलन, नागरिक अधिकार आंदोलन के सामने एक बड़ा कार्यभार है, एक चुनौती है। पंजाब में एक हद तक ये परंपरा रही है। आप लोग कश्मीर के मसले पर, चाहे इसके अलावा हम जितनी मेरी जानकारी है, मैं खुद जिस यूनियन से हूं, दिल्ली स्टेट आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर्स यूनियन, हमारी स्ट्राइक चल रही थी और हमारी स्ट्राइक पर मोदी सरकार और केजरीवाल सरकार दोनों ने एस्मा का, यह भी एक काला कानून है, एस्मा के काले कानून को लगाकर स्ट्राइक को खत्म करने की कोशिश की थी। मेरी जितनी जानकारी है, पंजाब की इनकलाबी जत्थेबंदियों ने इसका विरोध किया था, इसके खिलाफ आवाज उठाई थी। तो ये बात सच है कि यहां पर जो जत्थेबंदियां हैं
वो इसके खिलाफ आवाज उठाती रही है, लेकिन आज हमें पूरे हिंदुस्तान की बात करें तो इस बात को बड़े पैमाने पर लोगों के बीच में ले जाना होगा। और ये हम कैसे कर सकते हैं और ये करना क्यों जरूरी है? ये करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज यूएपीए, राजद्रोह, ये 3 फौजदारी के कानून आज अगर ये कुछ चुनिंदा लोगों पर लागू किए जा रहे हैं, उनके खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं, वो दिन दूर नहीं होगा जब एक एक शख्स पर मोदी सरकार सिर्फ शक के बिना पर इन कानूनों का इस्तेमाल करेगी। साथ ही सुदीप ने बताया भी और वो पास्टर निमोलर की कविता का जिक्र किया कि बहुत सारे लोग इस गलतफहमी का शिकार रहते हैं कि चलो अभी मेरे खिलाफ तो कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। तो ये कविता जब जर्मनी में हिटलर का फांसीवादी शासन था, उस दौर की ये कविता है जिसमें उन्होंने क्या कहा कि पहले वो ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं खुद ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता नहीं था। फिर वो कम्युनिस्टों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं कम्युनिस्ट नहीं था। फिर वो सिविल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स की लड़ाई लड़ने वालों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं वो कार्यकर्ता, वो कारकुन नहीं था। फिर वो यहूदियों के लिए आए, मैं कुछ नहीं बोला क्योंकि मैं यहूदी नहीं था। और फिर जब वो मेरे लिए आए तब कोई नहीं बचा था जो मेरे लिए बोलता। यही मोदी सरकार करना चाह रही है और मोदी सरकार इस मामले में औपनिवेशिक ब्रिटिश सत्ता, जो बस्तीवादी ब्रिटिश हुकूमत थी, उसकी सच्ची वारिस है। कहने के लिए ये 3 आपराधिक कानून, जिस पर साथी अमन तफसील से बात रखेंगी, इन 3 आपराधिक कानूनों को लाने के पीछे मोदी सरकार ने कहा है कि हम जो हमारी औपनिवेशिक एक विरासत थी उसको हम छोड़ रहे हैं। ये हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ था, इस बोझ से हम खुद को फारिग कर रहे हैं। हम इसलिए ये भारतीय आपराधिक कानून लेकर आए क्योंकि हमारी असली विरासत है। अब जरा इन फांसीवादियों की भी असली विरासत, इनकी जन्म कुंडली पर नजर दौड़ाएं तो इनका सबसे बड़ा दुश्मन खुद इनका इतिहास है, खुद इनकी अपनी तारीख है। जो लोग ब्रिटिश के खिलाफ, उपनिवेशवादियों के खिलाफ, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुए, उल्टा जो इनकलाबियों की पूरी धारा थी उनके खिलाफ मुखबिरी करने का काम किया, आज वही सबसे ज्यादा औपनिवेशिक विरासत को त्यागने की बात कर रहे हैं। जो ब्रिटिश हुकूमत के साथ गठजोड़ कर रहे थे, उनके साथ हाथ मिला रहे थे, उनके खिलाफ किसी संघर्ष में शामिल नहीं हुए थे, उल्टे माफीनामे लिख रहे थे। अब माफी वीर सावरकर के नाम से कौन वाकिफ नहीं है? वीर सावरकर जो बीजेपी और आरएसएस के पुरखे हैं, उनकी इस विरासत से कौन वाकिफ नहीं है? ये वो लोग हैं जो आज पूरे देश में सबसे ज्यादा राष्ट्रवाद, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, इसका ढिंडोरा पीट रहे हैं। लेकिन साथियों, तारीख ही इनकी सबसे बड़ी दुश्मन है, इतिहास ही इनका सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि इतिहास इस बात का गवाह है कि इन लोगों का न तो आजादी की लड़ाई से, न जमहूरी हकों के लिए किसी भी लड़ाई से, जो इनकलाबी जत्थेबंदियां उस वक्त भी सड़कों पर थी, मोर्चा खोल रही थी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, ये ऐसी किसी लड़ाई में शामिल नहीं हुए थे। उसके बाद इमरजेंसी के पीरियड में भी इन्होंने सिर्फ माफीनामे लिखे हैं। इसलिए जब ये प्रचार करते हुए लोगों के बीच में जाते हैं तो हमें भी इनके इतिहास, इनकी जन्म कुंडली को लोगों के बीच में ले जाना पड़ेगा। आज के जनवादी अधिकार आंदोलन का ये एक बड़ा कार्यभार है, ये एक बहुत बड़ा टास्क है कि इनकी खुद की जो जन्म कुंडली है, जो बार बार इन्हीं के खिलाफ गवाही देती है, उसको आज हमें जनता के अलग अलग हिस्सों के बीच में ले जाना होगा। क्योंकि देखिए, इस बात को हमें समझना पड़ेगा कि एक फांसीवादी हुकूमत के पीछे क्या काम करता है। फांसीवादी हुकूमत जिसकी नुमाइंदगी आज बीजेपी पॉलिटिकल दायरे में, यानी कि चुनावी राजनीति में बीजेपी
उसकी नुमाइंदगी करती है, लेकिन हम सब जानते हैं कि आरएसएस उसकी कर्ता धर्ता है। संघ परिवार और उससे जुड़े हुए तमाम संगठन, चाहे संघ परिवार से जुड़े हुए बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, स्वदेशी जागरण मंच, इस तरह के तमाम जो अलग अलग संगठन है जिनको संघ परिवार कहा जाता है, ये अपने झूठ का प्रचार करते हैं क्योंकि इनका आंदोलन इसी झूठ के प्रचार पे खड़ा है। आज जो फांसीवादी निजाम इस देश में काबिज है, उसके पीछे एक फांसीवादी विचारधारा है, यानी कि एक वो विचार जो क्या कर रहा है। अब आप देखिए इनके काम करने के तौर तरीकों में, और तब हम समझेंगे ये यूएपीए के काले कानून को लागू करने के पीछे भी क्या मंशा है, क्यों कुछ आवाजों को ही निशाना बनाया जा रहा है। फांसीवादी विचारधारा का एक अहम हिस्सा है नकली दुश्मन को खड़ा करना, एक काल्पनिक, एक इमेजिनरी दुश्मन को खड़ा करना। हम जानते हैं आरएसएस ने इस देश में उस नकली दुश्मन के नाम पर मुसलमानों को आगे किया है। तो मुसलमानों के बारे में कई सारे मिथक, कई सारी झूठी बातों को वो आम लोगों के बीच में एक कॉमन सेंस, एक सामान्य बोध की चीज बनाने का काम करते हैं। लेकिन देखिए, ये नकली दुश्मन सिर्फ मुसलमानों तक सीमित नहीं रहता है, वहां तक महदूद नहीं रहता है। धीरे धीरे इस नकली दुश्मन की परिभाषा में एक एक करके वो सारे लोग शामिल हो जाते हैं जो किसके खिलाफ बोल रहे हैं, जो मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं। अब उन्हें यह भी बोलने की जरूरत नहीं है कि वो राष्ट्र के खिलाफ बोल रहे हैं, वो किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, ये तो वो बोलते ही हैं, लेकिन वो ये बोलते हैं कि वो एक शख्स के खिलाफ बोल रहे हैं। और ये मोदी कौन है? ये मोदी है वो हिंदू हृदय सम्राट। ये जो छवि बनाई गई है, इस छवि के बरक्स हर उस ताकत को, हर उस आवाज को, हर उस शख्स को दुश्मन की श्रेणी में, दुश्मन की कैटेगरी में रख दिया जाता है, जो सरकार के खिलाफ, जो राज्य सत्ता के खिलाफ, जो यहां तक अंबानी अडानी के खिलाफ आवाज उठाती है। हालांकि डायरेक्टली अंबानी अडानी का मोदी से क्या लेना देना होना चाहिए, पूंजीपतियों का सरकार से क्या लेना देना होना चाहिए। लेकिन जब याद करिए, जब अडानी के घोटाले का पर्दाफाश हुआ तो बीजेपी ने क्या स्टेटमेंट जारी किया? यह राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र है। अडानी राष्ट्र हो गए, अडानी देश हो गए, मोदी इस देश में हिंदुओं के हृदय सम्राट हो गए, है नहीं। लेकिन ये छवि का निर्माण एक लंबी प्रक्रिया में किया जाता है, और इस छवि को जो भी चोट पहुंचाएगा, जो भी इसके खिलाफ बोलेगा, उसको इस नकली दुश्मन की श्रेणी में डाल दिया जाता है। तो आज अरुंधति रॉय इनके लिए वो दुश्मन है, आज शेख शौकत हुसैन उनके लिए वो दुश्मन है, आज पंजाब में तमाम इनकलाबी लहर से जुड़ी हुई वो आवाजें जिनका दमन, जिनका जबर किया जा रहा है, वो इनके लिए वो दुश्मन है। आज दिल्ली से लेकर केरल तक में जो लोग इस सरकार की नीतियों के खिलाफ बोल रहे हैं, जो तमाम राजनीतिक कारकुन हैं, वो इनके लिए वो दुश्मन है, क्योंकि धीरे धीरे इस नकली दुश्मन का दायरा बढ़ता जाता है। और इस नकली दुश्मन के दायरे में एक एक करके वो सारे लोग आने लगते हैं जो सिर्फ एक आदमी के खिलाफ आवाज उठाए। अब उनको यह भी नहीं बताना पड़ता है कि हम इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई कर रहे हैं। आप सभी साथियों को पता होगा कि यूएपीए के लगभग 90%, 90% मामलों में कोई कन्विक्शन नहीं होता है, दोष सिद्धि नहीं होती है। और पिछले 10 सालों में लगभग 8,500 से ज्यादा मुकदमे पर्चे दायर हुए हैं, और कन्विक्शन यानी कि दोष सिद्धि बमुश्किल तमाम कुछ 200 से 250 केसों में हुई है। यानी यूएपीए का कानून कैसा है? अपने आप में जो ट्रायल की पूरी प्रक्रिया है, वही आपके लिए सजा है, वही सजा है। जहां आमतौर पे कहा जाता
जाता है कि बेल जो है वो नियम होता है, बेल दो। ये सुप्रीम कोर्ट के भी कई तमाम जजमेंट्स रहे हैं पहले, उसमें वो बोलते थे कि बेल इज द रूल, जेल इज द एक्सेप्शन। बेल रूल है, अगर जेल किसी को कर रहे हो तो ये अपवाद स्वरूप स्थिति में ही होना चाहिए। लेकिन यूएपीए इस पूरे मसले को सर के बल खड़ा कर देता है। यूएपीए में दोष सिद्धि की जरूरत ही नहीं है। और आज इस काल्पनिक दुश्मन के खिलाफ यूएपीए का, सेडिशन का काला कानून धड़ल्ले से ये सरकार इस्तेमाल कर रही है। इसलिए आज हमें जनता के अलग अलग हिस्सों में, मेहनत कशों के, कीर्ति जमातों के हिस्सों में जाकर इस बात पर भी जनता को न सिर्फ गोलबंद संगठित करना पड़ेगा, बल्कि एक जुझारू जन आंदोलन, एक ऐसा इनकलाबी जन आंदोलन नागरिक अधिकारों के मसले पर, और यह बताना पड़ेगा कीर्ति जमात को भी कि वेतन भत्ते की लड़ाई ही तुम्हारी अकेली लड़ाई नहीं है, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ लड़ाई ही तुम्हारी असली लड़ाई नहीं है, वो तो है ही। लेकिन जब राजनीतिक कारकुनों पर हमला हो रहा है, जब मास मूवमेंट्स को, जनता जो आंदोलन है उनको कुचला जा रहा है, जब कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट में धारा 370 हटाकर वहां की हर आवाज को कुचला जा रहा है, तो ये तुम्हारा उतना ही मसला है। और ये हम बोलने वाले नहीं, ये मजदूर वर्ग के जो सबसे बड़े, आप कह सकते हैं शिक्षकों में से एक लेनिन ने कहा कि मजदूर वर्ग तो जनवाद की लड़ाई का भी अगुआ है, वो उसका भी हिरावल है। यानी कि जनवादी अधिकारों पर कहीं पर भी हमला होगा तो कीर्ति जमात बोलेगी, उसे बोलना पड़ेगा। लेकिन ये अपने आप, ये चेतना, ये कॉन्शियसनेस, ये विचार, ये अपने आप पैदा नहीं होता है। ये इनकलाबी ताकतों को इस विचार को ले जाना पड़ता है, और जनता अपने अपने तजुर्बों से इस बात को समझ भी रही है। मैं आपसे एक, हम लोगों ने यात्रा निकाली थी, उसके तजुर्बे के बारे में मैं आपसे कुछ बातें साझा करना चाहती हूँ। हमने 2024 में मई में जो चुनाव थे लोकसभा के, उससे पहले मैं जिस जत्थेबंदी का हिस्सा हूँ उसने, और कई सारी तमाम इनकलाबी जत्थेबंदियां, छात्र जत्थेबंदियां थी, कई सारे इस तरीके की प्रगतिशील मुहिम से जुड़े हुए लोग थे, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा। मैं क्यों ये तजुर्बा आपके साथ साझा करना चाहती हूँ? क्योंकि ये तजुर्बा हमें कहीं ना कहीं एक उम्मीद, एक आस देगा। पंजाब में तो फिर भी मोदी हुकूमत के खिलाफ आवाज उठाने का एक इतिहास है, फांसीवादी निजाम के खिलाफ आवाज उठाने का एक इतिहास है। जब 370 धारा हटाई भी गई, कश्मीर की जो राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है उसके अधिकार के लिए पंजाब में आवाजें उठी थी, देश के अलग अलग हिस्सों में भी आवाजें उठी थी, लेकिन पंजाब में तो एक फिर भी इसकी एक, आप कह सकते हैं, ट्रेडिशन है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, भगत सिंह जन अधिकार यात्रा जो हम लोगों ने निकाली, इसके हमने 2 चरण निकाले थे। उसका मैं तजुर्बा आपसे साझा इसलिए कर रही हूँ, वो बहुत कुछ ऐसे निष्कर्ष हैं जो आमतौर पे हमारे लिए, कहीं ना कहीं मेरी ऐसी राय है, हम सबके लिए कुछ, हमारे लिए सीखने का एक मौका हमें दे सकती है। वो यात्रा हमने पहले अलग अलग हिस्सों में, देश के अलग अलग हिस्सों में निकाली थी, 13 राज्यों में निकाली थी, पंजाब में भी उस यात्रा को निकाला था। उसके दूसरे चरण में हमने बैंगलोर से यात्रा शुरू की थी 10 दिसंबर 2023 को, और हमने वो यात्रा, उसका समापन किया 3 मार्च को दिल्ली में। ये वही समय था 3 मार्च को जब दिल्ली में 144 लगी थी। पंजाब की किसान जत्थेबंदियों को उस वक्त दिल्ली आना था, आपको याद होगा, और धारा 144 उस वक्त, ये भी, इस धारा पर भी अलग से चर्चा की जा सकती है कि ये भी बड़ी मजेदार धारा है, सीआरपीसी की सेक्शन 144। और जितने मुस्तैदी के साथ मोदी सरकार ने इस धारा का इस्तेमाल किया है, जिस तरीके से
पूरे जमहूरी स्पेस को, डेमोक्रेटिक स्पेस को खत्म करने का काम बार बार 144 लगाकर किया है, वो यहां पर भी आप लोग वाकिफ हैं। दिल्ली में तो हम लोग इस बात से आए दिन वाकिफ होते रहते हैं, हर दूसरे मसले पर 144 लगती है। तो 3 मार्च को उसका समापन हुआ। उस यात्रा में कई मसले हम लोगों ने रखे, वो रोजगार का अधिकार हो, वो महंगाई का सवाल हो, भ्रष्टाचार का सवाल हो, सच्चे सेक्युलरिज्म का सवाल हो, और साथ ही साथ जमहूरी अधिकारों की लड़ाई में मेहनत कशों की जो शिरकत की बात है, वो हमने उस यात्रा के दौरान न सिर्फ उठाई, बल्कि अलग अलग, आप समझिए देश के 13 राज्यों में लगभग 9,000 किलोमीटर से लंबी यात्रा में हम हर जगह गए, जहां तक हमारी पहुंच थी हम वहां गए। और लोगों ने जो गोदी मीडिया और आरएसएस के अलग अलग जो ये इनके गुंडे घूमते हैं, उनके प्रचार में ना आते हुए इस क्रांतिकारी प्रचार को सुना, उस पर कान दिया। और मैं आपको बताना चाहती हूं कि उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनावों के नतीजे कई साथियों को चौंकाने वाले लगे, लेकिन हमारी यात्रा का यह तजुर्बा था कि जनता के बीच में अगर आप उनको उनके असली मसलों पर संगठित करेंगे, ठोस नारों पर, ठोस उनकी मांगों पर संगठित करेंगे, तो जनता के अलग अलग हिस्सों से भी आपको एक अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। और यकीन मानिए, जनवादी अधिकारों के लिए भी आम मेहनत कशों के बीच में अगर जागरूकता पैदा की जाए और उनको ये समझाया जाए, उनको ये प्रचार के जरिए बताया जाए, क्रांतिकारी उद्वेलन के जरिए, एजिटेशन और प्रोपेगेंडा के जरिए बताया जाए कि ये मोदी सरकार जो आज तुम्हारे रोजगार पर डाका डाल रही है, यही मोदी सरकार कल तुम अपनी लड़ाई, जब पक्के रोजगार की लड़ाई के लिए सड़कों पर उतरोगे और तुम इन अधिकारों के लिए बोलोगे, तो तुम्हें भी वो इन 3 काले कानूनों के जरिए, यूएपीए के जरिए, सेडिशन के कानून के जरिए तुम्हें भी वो अंदर करेगी। और इस पर एक काफी अच्छी प्रतिक्रिया लोगों के बीच में मिली, उन इलाकों में भी मिली जहां पर आमतौर पर जो एक प्रचार चलता है, और जाहिरा तौर पे कॉरपोरेट मीडिया का प्रचार हावी होता है, तो हमें लगता है कि देश में कहीं पर भी आज जनवाद के लिए और जनवादी हकों के लिए जो लड़ाई है, कहीं पर भी आज सरमाएदारों के खिलाफ जो लड़ाई चल रही है, उसमें जनता शिरकत नहीं कर रही है, तो ऐसा नहीं है। हमारी इस यात्रा ने इस बात को भी एक बार फिर से साफ किया कि अगर आज मेहनत कशों, कीर्ति जमातों के बीच में एक सघन और व्यापक प्रचार अभियान, उद्वेलन के जरिए उनको उनके मुद्दों पर, और ना सिर्फ उनके मुद्दों पर जो उनको डायरेक्टली प्रभावित करते हो, बल्कि इन मुद्दों पर भी जो अभी तात्कालिक तौर पे डायरेक्टली शायद प्रभावित ना करते हो, आज हमें उनको इस पर जागरूक करना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना है कि ऐसे कन्वेंशनों की एक भूमिका बनती है, इसकी एक भूमिका बनती है, क्योंकि हम जब यहां पर इकट्ठा होते हैं और ये संदेश जब हम अपने अपने जत्थेबंदियों के जरिए जनता के अलग अलग हिस्सों में भी लेकर जाते हैं, तो उनमें भी एक आशा की किरण, संघर्ष को लेकर उनके अंदर जो एक जज्बा हमेशा हो सकता है जागा हुआ नहीं हो, जो कहीं ना कहीं दबा हुआ होता है, और रोजमर्रा की जद्दोजहद में वो हो सकता है कि सड़कों पर वो वैसे नहीं उतरते हो या वो लड़ाइयां वैसे नहीं लड़ते हो, लेकिन जब इस तरीके के कन्वेंशन के जरिए हम अपनी बात भी लेकर जाते हैं, तो एक बात ये फिर से इस बात को ही रेखांकित करती है कि आज जनवादी अधिकारों की लड़ाई के दायरे को और व्यापक करने की जरूरत है। साथियों, फांसीवादी मोदी सरकार ने, अगर हम पिछले 10 सालों में देखें, जहां एक तरफ जो तमाम इस तरीके के राजनीतिक कारकुन थे
सामाजिक कार्यकर्ता, तमाम इस तरीके के जन आंदोलन थे, एक तरफ उनको कुचलने का काम किया और जनता तमाम सवालों पर मोदी सरकार को और आरएसएस और संघ परिवार को ना घेरे तो उसके आपसी भाईचारे को तोड़ने के लिए सांप्रदायिकता का भी बढ़ चढ़कर इस्तेमाल किया। आप जानते हैं, उत्तर प्रदेश से लेकर बिहार और खास तौर पर जो उत्तर पश्चिमी और उत्तर भारत है, उसमें पिछले लंबे समय से गौ रक्षा के नाम पर, बीफ बैन के नाम पर जिस तरीके का जो तांडव रचा जा रहा है, जिस तरीके से लव जिहाद के नाम पर हिंदू, मुसलमान और तमाम मजहबों के जो कीर्ति लोग हैं उनको ही आपस में बांटने का काम किया जा रहा है, किस तरीके से आज उत्तर प्रदेश से लेकर अलग अलग इलाकों में बुलडोजर राज नंगे तौर पर कायम है। आप सरकार के खिलाफ कुछ बोलेंगे तो आपके घर को ढहा दिया जाएगा। यह दूसरा तरीका है कि लोगों को आपस में ही बांटो और इस तरीके से मोदी सरकार ने फिर अंग्रेजी हुक्मरानों से ही सीखा है कि फूट डालो और राज करो, बांटो और राज करो और नकली मसलों को इस तरीके से पेश करो कि ये जनता के असली मसले हैं। लेकिन देखिए, इस मामले में भी इतिहास और आज वर्तमान जो आज हमारा दौर चल रहा है, यह भी इनका सबसे बड़ा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि जब हम नागरिक अधिकारों के आंदोलन को जनता के बीच में लेकर जाएंगे तो हमें एक और चीज भी उनको बतानी चाहिए। मोदी सरकार और ये फांसीवादी राजनीति और फांसीवादी विचारधारा का एक अहम पहलू होता है व्यवहारवाद, प्रैग्मैटिज्म। अब गाय इनके लिए माता है, लेकिन उत्तर भारत में आपने अगर कल की न्यूज पढ़ी हो, नागालैंड सरकार में, जिसमें कि बीजेपी भी हिस्सेदारी करती है, नागालैंड की सरकार ने नागालैंड में गौरक्षक महासभा होने से मना कर दिया कि हमारे यहां पर गौरक्षक महासभा नहीं होगी, यहां आप नहीं कर सकते हो। बीफ खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, आप यहां पर आकर दंगा फसाद नहीं कर सकते हो। ये नागालैंड की सरकार ने किया, जिसमें बीजेपी खुद हिस्सेदारी करती है। और यही बीजेपी गोवा से लेकर केरल तक में, क्योंकि वहां पर इनको वोट चाहिए, वहां पर ये राजनीति करते हैं, वहां पर ये बोलते हैं कि यहां पर बीफ की सप्लाई हम कम नहीं होने देंगे, यहां किसी भी तरीके से बीफ बैन नहीं होगा। इन्हीं के लोग मणिपुर से लेकर नागालैंड और बाकी इलाकों में कहते हैं, केरल तक में कहते हैं कि बीफ खाना हमारी संस्कृति का हिस्सा है और इसको हम हरगिज किसी भी कीमत पर इस संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे। मैं क्यों आपको ये उदाहरण दे रही हूं? क्योंकि ये उदाहरण इनकी राजनीति और विचारधारा का भंडाफोड़ करने में बेहद 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 कारगर साबित होते हैं। हमने अपने प्रचार में जब जब इनकी असलियत को खोला है कि इनके लिए गाय जो है वो पवित्र पशु नहीं है, वो राजनीतिक पशु है। वो राजनीतिक पशु है क्योंकि वो इनको वोट लाकर देती है। तो वो गाय जो इनके लिए यहां पर तो माता है, मम्मी है, वो नॉर्थ ईस्ट से लेकर केरल तक में वो यम्मी हो जाती है, खाने वाली चीज हो जाती है। ये क्यों हम बोल रहे हैं? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये इनके इस मिथ्या प्रचार को, इस नंगे झूठे प्रचार को उधेड़ के रख देता है। अब इनके लव जिहाद की असलियत भी हम अगर देख लें, ये दुनिया भर में प्रचार करते फिर रहे हैं कि हिंदू लड़कियों को मुसलमान लड़के अगवा करके ले जा रहे हैं, उनको मजहबी तौर पे उनका परिवर्तन कर रहे हैं और हमारी लड़कियों को गुमराह कर रहे हैं। लेकिन इन्हीं के तमाम नेताओं ने, मुसलमान नेताओं ने, शाहनवाज हुसैन से लेकर बाकी तमाम नेताओं ने हिंदू औरतों से शादी की है। बिल्कुल करनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये उनका जन्मवादी अधिकार है। लेकिन अगर वो कर सकते हैं तो वो जनता के आम लोगों को
आपस में बांटने के लिए लव जिहाद, बीफ बैन, गौ रक्षा, इन तमाम नकली मुद्दों का इस्तेमाल करके उनकी एकता को तोड़ते हैं। और जब जब आप इनको वहां पर मारोगे जहां इन्हें सबसे ज्यादा दिक्कत होती है, कहां होती है, ये क्या करते हैं, ये अपनी राजनीति को बड़ा खूबसूरत बनाने की कोशिश करते हैं, राजनीति का एक किस्म का सौंदर्यीकरण करते हैं। तो बड़ी बड़ी बातें, हिंदू संस्कृति, भारतीय संस्कृति, चाल चरित्र चेहरा, आप जहां पर भी देखिए बीजेपी इसका बहुत दम भरती है कि चाल चरित्र चेहरा में हम बाकी सारी पॉलिटिकल पार्टी से अलग है। आपको याद होगा जब वाजपेयी आए थे तो बीजेपी का एक स्लोगन हुआ करता था, पार्टी विद अ डिफरेंस, अलग किस्म की पार्टी। इस अलग किस्म की पार्टी की आप असलियत जब जनता के बीच में ले जाएंगे, इनके राष्ट्रवाद की पोल खोलते हुए कि इनका देशभक्ति से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, ये देश बेचने वाले लोग हैं। इन्होंने सारे सरकारी महकमों को, सारे सरकारी एंटरप्राइजेस को औने पौने दामों पर अपने सरमाएदार यारों को बेचा है। इन्होंने आजादी की लड़ाई में गद्दारी का काम किया है। इन्होंने बीफ बैन से लेकर गौ रक्षा से लेकर लव जिहाद तक के मसले पर दो मुंहा चेहरा दिखाया है। जब आप ये प्रचार जनता के बीच में ले जाएंगे तो जनता इन बातों को सुनती है। और आज जमहूरी अधिकार आंदोलन और नागरिक अधिकार आंदोलन के फ्रेमवर्क में इनकी राजनीति और विचारधारा के इस जो एक खूबसूरत बनाने की जो इनकी इतनी कुरूप और बदसूरत राजनीति और विचारधारा है, नफरत पर, दूसरे लोगों को दबा कर, कुचला कर, उनके हक हुकूक छीनने पर जो खड़ी राजनीति है, जब आप इसकी असलियत लोगों के बीच में ले जाते हैं तो लोग इन बातों को सुनते हैं। तो आज जमहूरी अधिकार आंदोलन के दायरे में इनकी जो ये राजनीति का एक अपना एक गौरवशाली अतीत से लेकर जो आज तक की इनकी जो करतूते हैं, आप जब इनका पर्दाफाश करेंगे तो लोग सुनेंगे। और मैं आपको बता रही हूं, अपनी यात्रा में उन इलाकों में ये प्रचार किया है जो आमतौर पर बीजेपी के गढ़ माने जाते हैं, जहां बोला जाता है कि भाई यहां कोई नहीं बोल सकता है। तो योगी के राज के उत्तर प्रदेश में इनकी बीफ बैन और गौ रक्षा और लव जिहाद की नौटंकी का पर्दाफाश हमने किया और लोगों ने इस बात को सुना और लोगों ने इस बात को समझा कि ये आपस में हमको लड़ाने के लिए हम एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाए और हमारे बंटवारे पर इनकी फिरका परस्त फांसीवादी राजनीति फले फूले, इन्होंने वो काम किया। इसके अलावा साथियों, एक और चीज जिस पर मैं ध्यान देना चाहती हूं, क्योंकि ये मसले लगातार घटित हो रहे हैं। 2014 के बाद से आरएसएस के नेतृत्व में बीजेपी ने जो काम किया है, और ये प्रक्रिया उन्होंने लंबे समय से चालू की थी, जिसके नतीजे अब हमें देखने को मिल रहे हैं। आपने देखा होगा अभी एक मसले पर काफी हल्ला मचा, उस पर काफी शोर हुआ। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है डीवाई चंद्रचूड़, वो गणपति पूजा कर रहे थे और उनकी पूजा में नरेंद्र मोदी शामिल हुए। आपको मेरे ख्याल से इस बात का इल्म होगा, ये काफी चर्चा में, सुर्खियों में ये बात रही। अभी 2 दिन पहले की बात है ये। इसके साथ ही अभी 2-3 दिन पहले या कुछ दिनों पहले की बात है, विश्व हिंदू परिषद ने एक कार्यक्रम का आयोजन किया, जजेस मीट। मतलब कि जो पुराने जज थे, भूतपूर्व जज थे, उनका उन्होंने एक मीटिंग, उनको मतलब इसी तरीके का कुछ कन्वेंशन टाइप किया। उसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के तमाम जज और कई सारे वकील वीएचपी, विश्व हिंदू परिषद के उस इवेंट में शामिल हुए। मैं किस तरफ इशारा कर रही हूं? मैं इस तरफ इशारा कर रही हूं कि पिछले 10 साल में तो किया ही है, लेकिन एक लंबी प्रक्रिया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस ने क्या किया? आरएसएस ने
राज्य सत्ता की मशीनरी के अलग अलग हिस्सों में, उसमें जुडिशरी, न्यायपालिका, ब्यूरोक्रेसी, नौकरशाही और एग्जीक्यूटिव में तो वो खुद ही सत्ता में पहुंच गए। यानी कि राज्य सत्ता के अलग अलग हिस्सों में प्लस जो आर्म्ड फोर्सेस है, पुलिस का जो पूरा एपरेटस है, उसका जो पूरा तंत्र है, उसमें आंतरिक तौर पर घुसपैठ करने का काम किया है, इन्फिल्ट्रेट किया है इन तमाम इंस्टीट्यूशंस को। और जब इन्फिल्ट्रेशन किया है तो आज ये बात मैं क्यों इंगित करना चाहती हूं, क्योंकि कई लोग बड़ी सदिच्छा रखने वाले लोग हैं, फांसीवाद के खिलाफ लड़ना भी चाहते हैं, फांसीवाद के खिलाफ मोर्चे में भी शामिल होते हैं, लेकिन वो ये गलतफहमी कहीं ना कहीं पालते हैं कि मोदी सरकार की चुनावी हार ही हिंदुस्तान में फांसीवाद की मुकम्मल हार होगी। ऐसा नहीं है। बिल्कुल मोदी सरकार सत्ता से बाहर जाए, सरकार से बाहर जाए, ये तो हम सबके लिए खुशी की बात होगी। जाहिरा तौर पे जनपक्षधर ताकतों को, इनकलाबी जत्थेबंदियों को, जो विद्यार्थी जत्थेबंदियां हैं, नौजवानों की जत्थेबंदियां, उनको तो सुकून मिलेगा, राहत मिलेगी कुछ समय के लिए, लेकिन हमको अपनी ताकत को, इनकलाबी शक्तियों को अपनी ताकत को संगठित करने का काम मिलेगा, उनको एक मोहलत मिलेगी अगर मोदी और बीजेपी सरकार से बाहर जाते हैं। लेकिन अगर हम मोदी की चुनावी हार को ही फांसीवाद की मुकम्मल हार मानेंगे तो ये हमारे जनवादी अधिकारों की लड़ाई के आंदोलन के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है। आज इनको सरकार में रहना, अपने फांसीवादी मंसूबों को पूरा करने के लिए, इनके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। बिल्कुल ये चाहेंगे कि सत्ता में बने रहे, ताकत इनके पास रहे, पॉलिटिकल पावर इनके पास रहे, इससे किसी की दो राय नहीं है। लेकिन अगर ये सरकार से बाहर भी जाते हैं तो इन्होंने राज्य सत्ता और राज्य सत्ता के अलावा सोसाइटी, समाज में जिस तरीके का अपना ताना बाना खड़ा किया है राज्य सत्ता में, मैं आपको बता ही रही हूं, आप खुद समझिए। अगर चीफ जस्टिस के घर की पूजा में देश का प्रधानमंत्री जा रहा है तो आप समझिए हालात कहां पहुंच चुके हैं। कई साथियों ने सवाल उठाया कि भाई जो सेपरेशन ऑफ पावर्स, जो अलग अलग ताकतों का अलगाव, हमारा संविधान ये कहता है कि एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी में अलगाव होना चाहिए, अलग अलग उनके पावर्स होते हैं, वो कहां गया देख लीजिए। मैं तो अभी इस बात पर सवाल ही नहीं खड़ा कर रही हूं कि एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी किस तरीके से किसी धार्मिक अनुष्ठान या धार्मिक पूजा का हिस्सा हो सकता है। अभी तो मैं इस पर बात ही नहीं कर रही हूं, क्योंकि हमारे देश में सेक्युलरिज्म का जो मॉडल है, हमें हर सभी चीजें हजम हो जाती हैं। सेक्युलरिज्म, असली सच्चा सेक्युलरिज्म क्या है? सच्चा सेक्युलरिज्म है सियासत से, राजनीति से और सामाजिक जीवन से धर्म का, मजहब का पूर्ण रूप से विलगाव। ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। मैं अपने घर में क्या करती हूं ये मेरा जाती मसला है, लेकिन जब संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए लोग, चाहे वो चीफ जस्टिस हो या नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हो, जब वो एक खास धर्म से जुड़े पूजा, और ये किसी से छिपी नहीं है भाई, जो राम मंदिर का शिलान्यास हुआ था और उसका उद्घाटन हुआ था, तो उसका उद्घाटन करने भी मोदी जी गए थे, और जो उसका जिसको ग्राउंड लेइंग सेरेमनी, जब वो शिलान्यास हुआ था तब भी मोदी जी गए थे। लेकिन सच्चा सेक्युलरिज्म, जिसके बारे में हमारे दायरों में भी उस तरीके से बात नहीं होती है, आज उस पर भी बात करने की जरूरत है। लेकिन हाँ, ये तमाम बातें, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद में वकीलों या जजेस का जाना हो, या बीजेपी और जुडिशरी या आरएसएस और जुडिशरी के बीच में बढ़ते हुए संबंध हो, ये क्या दिखला रहा है कि पिछले 10 सालों में तो नंगे तौर पे, और जब से आरएसएस बनी है और खास तौर पे पिछले 4 दशकों में, इन्होंने राज्य सत्ता के अलग अलग हिस्सों में अपने लोगों को बिठाने का काम किया। आप जरा एक बार शैक्षणिक संस्थानों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे नजर दौड़ाइए।
दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ की बात नहीं जानती हूँ कि कितना वहां पर ये इसको करने में कामयाब हुए, दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी से लेकर इफ्लू तक जितनी भी और जो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज है, इन्होंने एक लंबी प्रक्रिया में अपने लोगों को उन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में बिठाया है, उनकी वहां पर घुसपैठ करवाई है, यानी कि राज्य सत्ता का एक तरीके से आंतरिक तौर पर इन्होंने टेक ओवर किया है। तो इसलिए ये अगर सत्ता से बाहर भी चले जाएंगे, सरकार से बाहर भी चले जाएंगे, तब भी जिसको कहते हैं ना फांसीवाद, जंजीर में बंधा हुआ वो कुत्ता है। सरकार में आ गए तब तो जाहिरा तौर पे काटेंगे, लेकिन तब भी ये सत्ता सरकार से बाहर भी रहते हैं तो भी ये जंजीर में बंधा हुआ वो कुत्ता है जो मेहनत कशों पर, जमहूरी हकों की लड़ाई लड़ने वालों पर, राजनीतिक कारकुनों पर, जनतक आंदोलनों पर उनका दमन करने के लिए लगातार इस्तेमाल में लाया जाता है। और ये भी नहीं भूलना चाहिए कि फांसीवादी राजनीति जो हमारे देश में जो हम देख रहे हैं और एक निजाम जो हमारे सर पर बैठा हुआ है, इसके पीछे एक विचारधारा है, एक संगठन है। आरएसएस एक काडर आधारित संगठन है, वो किसी भी अन्य बूर्जवा संगठन से अलग है। और एक और चीज जो उनके पास है, जो फांसीवाद को किसी भी दूसरे प्रतिक्रियावादी आंदोलन से अलग करती है, इसके पीछे एक संगठित सामाजिक प्रतिक्रियावादी आंदोलन है, उन हिस्सों का जो ना तो पूरी तरह से आबाद होते हैं ना पूरी तरह से बर्बाद होते हैं। इसलिए जो आंदोलन खुद एक सामाजिक आंदोलन है, उसको खत्म करने के लिए, उसके खिलाफ मोर्चा खोलने के लिए हमें भी एक जनतक आंदोलन, एक मिलिटेंट मास मूवमेंट खड़ा करने की जरूरत है। आज इस मिलिटेंट मास मूवमेंट के एजेंडा पर क्या क्या चीजें होंगी? सबसे पहली चीज, जहां कहीं पर भी आंदोलनों को, जो भी राजनीतिक आंदोलन है, जो भी सामाजिक आंदोलन हो रहे हैं, चाहे वो जनता के अलग अलग हिस्सों की जिनमें शिरकत रहती है, जहां कहीं भी इन आंदोलनों का दमन हो रहा हो, आज इनके खिलाफ हमें पुरजोर तरीके से आवाज उठानी होगी। आज कहीं पर भी जनवादी अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हमें उसके खिलाफ आवाज बुलंद करनी होगी। इसके खिलाफ फौरी तौर पे जब इस तरीके के मसले, चाहे यूएपीए के काले कानून को लगाने का मसला हो, सेडिशन के काले कानून को लगाने का मसला हो, 3 जो ये फौजदारी के काले कानून लाए गए हैं इनको लाने का मसला हो, आज इनके खिलाफ भी न सिर्फ एक सीमित दायरे में, न सिर्फ हम इनकलाबी जत्थेबंदियों के लोगों के बीच में, बल्कि आम लोगों के बीच में भी इनके खिलाफ एक राय शुमारी करनी होगी, इनके खिलाफ एक जागरूकता, एक पहल खड़ी करनी होगी। इसके अलावा जहां कहीं पर भी राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, लेखकों का, बुद्धिजीवियों का, पत्रकारों का, तमाम ऐसी आवाजों का जहां कहीं भी दमन हो रहा हो, उनके खिलाफ हमें आवाज उठानी होगी। हम यहां पर कर रहे हैं और ये बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। साथ ही जो राजनीतिक बंदियों का मामला है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स का मामला है, क्योंकि वो फेहरिस्त तो लंबी होती जा रही है। आज जो यहाँ तमाम साथी बैठे हुए हैं, कोई नहीं जानता है कल उस लिस्ट में हम में किस किस का नाम आएगा। तो पॉलिटिकल प्रिजनर्स की रिहाई का जो मसला है, उसको भी पुरजोर तरीके से हमें उठाने की जरूरत है। इसके साथ ही यूएपीए के काले कानून को खत्म करने की मांग, सेडिशन के काले कानून को, जिसको इन्होंने चोर दरवाजे से, ये जो 3 फौजदारी कानून है उसमें उसकी घुसपैठ करवाई है, इस काले कानून को खत्म करने की मांग, आफ्स्पा के काले कानून को खत्म करने की मांग, आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट भूलना नहीं चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के इलाकों में 1958 से और कश्मीर में 1990 से ये
आफ्सपा के काले कानून के जरिए वहां पर एक मिलिट्री रूल, एक सैन्य शासन लागू है और शूट एट साइट के ऑर्डर्स है। आर्म्ड फोर्सेस को स्पेशल पावर्स दी गई है, यानी कि बेरोक टोक शक के बिना पर आप किसी को भी ना सिर्फ जेल के अंदर डाल सकते हो बल्कि आप गोली मार सकते हो शक के बिना पर। तो आफ्सपा के काले कानून, इसके अलावा पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट, और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूं कि एक तरफ यूएपीए के काले कानून का इस्तेमाल किया जा रहा है और दूसरा जिस कानून का इस्तेमाल मोदी सरकार ने सबसे ज्यादा किया है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, पीएमएलए, इस कानून का इस्तेमाल भी जो उनके राजनीतिक विरोधी है उनके अकाउंटों को फ्रीज करने के लिए, जो बाकी बुर्जुआ दल है, पूंजीवादी दल है, उनके अकाउंटों को फ्रीज करने के लिए चुनाव से एंड पहले कांग्रेस जो ऑपोजिशन की सबसे बड़ी पार्टी है उसके ही बैंक अकाउंट्स फ्रीज कर दिए गए थे। और इस कानून का इस्तेमाल भी राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हो रहा है। इनकी जांच प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में ना तो अडानी की कभी जांच हो पाई, जबकि सबसे बड़ा घोटाला इस देश के इतिहास में हिंडनबर्ग के खुलासे के साथ, और उससे भी दूसरा जो सबसे बड़ा घोटाला इलेक्टोरल बॉन्ड्स का घोटाला, इसके खिलाफ तो कभी इस कानून का इस्तेमाल नहीं हुआ। तो इस तरह के काले कानूनों को तत्काल निरस्त किया जाए। इसके साथ ही जो आज जनवादी स्पेस पर हमला, मैंने आपको बताया कि कैसे धारा 144 का इस्तेमाल, मैं आपको दिल्ली का उदाहरण दे सकती हूं। मतलब दिल्ली में मैं बढ़ा चढ़ा के बिल्कुल नहीं कह रही हूं, साल के 365 दिन में से लगभग साल के 360 दिन 144 लगी रहती है, और कुछ इलाकों में तो साल के 365 दिन 144 लगी रहती है। जैसे मेट्रो भवन, जहां पर दिल्ली मेट्रो का कार्यालय, वहां पे साल के 365 दिन रहती है। इसके अलावा जो तमाम दायरा तौर पे जहां पर ये नेता मंत्री रहते हैं वहां पर, और आपको मैं ये भी बताना चाहती हूँ अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी 144 रहती है। हमारी यूनियन जब अपनी स्ट्राइक कर रही थी 2022 में, तो मेरे खिलाफ खुद 144 तोड़ने के कई मामले दर्ज हुए। हमने बार बार तोड़ा, वो बार बार लगा रहे थे, और यहां तक कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर हमने धारा 144 को तोड़ा था और हम वहीं पर धरना देकर बैठे थे। लेकिन 144 का लगाया जाना ये दिखला रहा है कि किस तरीके से जो बचा खुचा डेमोक्रेटिक स्पेस था वो खत्म किया जा रहा है। और कॉलेज यूनिवर्सिटियों की तो मैं बात ही नहीं अभी कर सकती। आज आप कॉलेज यूनिवर्सिटीज में, जो मेरा तजुर्बा है, और मैं देश के अलग अलग हिस्सों में राजनीतिक काम के सिलसिले में जाती हूं, आप कोई डिस्कशन सर्किल नहीं कर सकते हैं, आप कोई स्टडी सर्किल नहीं कर सकते हैं, आप कोई पर्चा नहीं बांट सकते हैं, आप किसी को बाहर से इनवाइट नहीं कर सकते हैं बोलने के लिए, क्योंकि वो आपको परमिशन नहीं देंगे। और ये परमिशन खास प्रोग्रामों के लिए ही होती है, जो आमतौर पे एबीवीपी, जो कि आरएसएस का ही विद्यार्थी संगठन है, उसके प्रोग्राम तो होते हैं, लेकिन बाकी जितनी भी इनकलाबी विद्यार्थी जत्थेबंदियां हैं उनके प्रोग्रामों को कभी कोई परमिशन होती नहीं है। तो ये डेमोक्रेटिक स्पेस को जो लगातार सिकुड़ने का, उसको खत्म करने का जो प्रयास किया जा रहा है, आज जनवादी अधिकार आंदोलन को इसको भी अपने एजेंडा में लेना होगा। इसके अलावा एक और, मैं ज्यादा समय तो नहीं ले रही, इसके अलावा मैं एक और मसले पर बात करना चाहती हूँ जो हमारे एजेंडा में होना चाहिए, वो है ईवीएम का मसला। ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी का सवाल है। यहाँ तमाम सीनियर कॉमरेड्स बैठे हैं, उन्होंने तो उनका लंबा एक तजुर्बा रहा होगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आज से पहले, मोदी के आने से पहले चुनावों में धांधली होती थी, ये हर कोई जानता है। कुछ इलाकों में तो परमानेंटली होती है, जैसे कश्मीर में चुनाव का एक माहौल है, लेकिन फिर भी बैलेट पेपर का अधिकार जो था वो नागरिकों का जो सीक्रेट बैलेट का अधिकार था, जो एक बेसिक जमहूरी अधिकार है, कोई बड़ा अधिकार नहीं है, बेसिक जमहूरी अधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज की हम सारे लोग 18 साल से ऊपर का हर नागरिक वोट दे सकता है, और वो वोट जिसको वो देना चाहता है, मैं उससे सहमत हूं या असहमत हूं, ये मेरी जाती राय हो सकती है, लेकिन मैं जिसको, जो मुझे लगता है कि मेरा नुमाइंदा है, मैं उसको वोट दे रही हूं,
लेकिन उसको वो वोट नहीं जा रहा है, वो सारा वोट ईवीएम के जरिए बीजेपी को जा रहा है। और पिछले 10 सालों में ईवीएम के घोटाले ने बार बार इस बात को हाईलाइट किया है, और कई सारे लोगों ने, कई सारे लॉयर्स हैं, उन्होंने इस मसले को उठाया है, उन्होंने इसको लेकर आंदोलन भी किया। हमने भी अलग से ईवीएम को लेकर एक पूरा कैंपेन लिया था, एक पूरा अभियान चलाया था। मैं कहूंगी कि ईवीएम को खत्म करके पेपर बैलेट पर वापसी की मांग भी आज जमहूरी अधिकार आंदोलन की मांग होनी चाहिए, क्योंकि ये सिटीजन्स के, नागरिकों के बुनियादी जमहूरी अधिकार का मसला है। तो ईवीएम को हटाने की मांग हमको पुरजोर तरीके से रखनी चाहिए। इसके साथ ही जैसा मैंने बताया बातचीत में भी जो आया, आज सच्चे सेक्युलरिज्म को, कि सच्चा सेक्युलरिज्म क्या हो, राज्य सत्ता का, सरकार का, सियासत का और पूरे के पूरे सामाजिक जीवन का मजहब से कोई लेना देना नहीं है। जो मजहब को पॉलिटिकल लाइफ में, राजनीतिक जीवन में, सियासी जीवन में इस्तेमाल करे, यानी कि वोट मजहब के नाम पे बटोरे, ऐसे तमाम ऑर्गेनाइजेशंस को, पॉलिटिकल पार्टीज को बैन कर देना चाहिए। इन इंडिविजुअल्स को बैन कर देना चाहिए जो धर्म की राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि देखिए इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी ने ही उठाया है। और ये सर्वधर्म संभाव का जो एक सेक्युलरिज्म का मॉडल है, ये कारगर नहीं है। हम ये पिछले लंबे समय में देखे, उसी के नतीजे तो हम देख रहे हैं कि आज एक प्रधानमंत्री राम मंदिर के शिलान्यास और उद्घाटन में जा रहा है, एक चीफ जस्टिस गणपति पूजा कर रहा है, और ये बात हमको चुभ नहीं रही है। तो ये खुद दिखला रहा है कि आज सच्चे सेक्युलरिज्म की लड़ाई को जनवादी ताकतों को, जमहूरी ताकतों को अपने एजेंडा पर लेना होगा। और यकीन मानिए जनता भी इस बात को समझती है, बशर्ते कि हम इस बात को उनके बीच में लेकर जाएं। इसके अलावा जनवादी अधिकार आंदोलन को आज कहने की जरूरत नहीं है, ये हम लोग ये करते रहे हैं। जहां पर भी कहीं पर जातिवादी उत्पीड़न का मामला हो, जातिगत उत्पीड़न का मामला हो, जब भी औरतों के खिलाफ जबर हुआ है, जुल्म हुआ है, उसके खिलाफ लड़ाई का मामला हो, सांप्रदायिक हिंसा जहां जहां हुई है उसके खिलाफ, जिसका आज नंगा और जीता जागता उदाहरण ये बुलडोजर राज है। आज ऐसे तमाम न सिर्फ घटनाओं पर बल्कि एक मुसलसल प्रक्रिया में, एक कभी ना रुकने वाली प्रक्रिया के जरिए, कैसे अभियान के जरिए इन तमाम चीजों को भी, पितृशाही के खिलाफ लड़ाई को, जातिवाद के खिलाफ लड़ाई को, सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई को हमें अपने एजेंडा पर लेना होगा। इसके साथ ही कश्मीर और उत्तर पूर्व के जो दमित राष्ट्र है, वहां पर आफ्स्पा के काले कानून और आफ्स्पा के बगैर भी जिस किस्म का सैन्य तानाशाही और सैन्य जबर जो वहां पर है, उसको तत्काल खत्म किया जाना चाहिए। 370 जिस बुनियाद पर कश्मीर का भारत में एक कंडीशनल, एक सशस्त्र आप कह सकते हैं, उन्होंने मंजूरी दी थी, और नेहरू और कांग्रेस की सरकार ने जिस प्लेबिसिट का वायदा किया था, जिस रायशुमारी जनमत संग्रह का वायदा किया था, आज तक वो वायदा पूरा नहीं हुआ। तो राष्ट्रों के आत्मनिर्णय के अधिकार का, राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशन की वकालत करना हर जमहूरी अधिकार आंदोलन का ना सिर्फ फर्ज है, ये बल्कि हमारा एक टास्क भी है, ये हमारा कार्यभार भी है, और इसको भी हमें पुरजोर तरीके से उठाना चाहिए। इसके अलावा इनकी राजनीति के बरक्स और इनके जो एक फांसीवादी, प्रतिक्रियावादी सामाजिक आंदोलन जो सरासर झूठ पर आधारित है, तो इनके झूठ का पर्दाफाश इनकी नीतियों के जरिए, जो नीतियां रोजगार के मसले पर, ये खुद नंगे हो रहे हैं। 2 करोड़ रोजगार का वायदा, अब आप देखिए तीसरे टर्म में मोदी सरकार ने, बीजेपी ने एक भी वायदा नहीं किया रोजगार से जुड़ा हुआ, कोई वायदा नहीं किया। महंगाई का मसला हो, भ्रष्टाचार का मसला हो, इन पर इनको एक्सपोज करना, इनका भंडाफोड़ करना, और साथ ही साथ जो वो
राजनीति का सौंदर्यीकरण करते हैं। चाल, चेहरा, चरित्र, संस्कारी और भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवाद और ये सब जो है, इसके खिलाफ लव जिहाद, बीफ बैन, गौ रक्षा, इनके झूठे राष्ट्रवाद, देशभक्ति का भंडाफोड़ ये हमें करना होगा। और ये जब जब किया है तब तब ये पीछे हटे। और कहने की जरूरत नहीं है कि हमें भी अपने ऐसे दस्तों को तैयार करना होगा जो सड़क पर भी फांसीवादियों की जो गुंडा वाहिनियां है, जो इनके गुंडा ब्रिगेड, और ये अंदर से बहुत डरपोक हैं। देखिए, इनके पीछे आज राज्य सत्ता का हाथ है, वरना इनसे ज्यादा डरपोक जमात कोई नहीं है। और जब जब कीर्ति लोगों ने इनके खिलाफ मोर्चा खोला है, तो यही फांसीवादी जो झुंड में शेर बनते हैं, वो भागते हैं, वो हर लड़ाई के मैदान से भागते हैं। और जर्मनी से लेकर इटली तक का इतिहास ये बताता है कि मजदूर वर्ग के, सर्वहारा वर्ग और मेहनत कशों के जुझारू आंदोलन और उनकी क्रांतियों ने ही फांसीवाद की कब्र खोदी थी। और ये बार बार हमें जनता को भी याद दिलाने की जरूरत है, और कभी कभी खुद को भी याद दिलाने की जरूरत है, क्योंकि इनकी ताकत कभी कभी बहुत बड़ी जान पड़ती है। लेकिन इनकी ताकत, हाँ, आज पूंजी की ताकत है, सत्ता की ताकत इनके पास है, जाहिरा तौर पे वो सब है, मीडिया इनके हाथ में है, लेकिन इनके पास सच नहीं है। सच हमारे साथ है, सच लोगों के साथ है, और सच बोलता है। और लोग, जब सच्चाई उनके बीच में जाती है, लोग सुनते हैं बात। और इसके साथ ही जो इनकी गोदी दंगाई मीडिया है, उसके बरक्स एक जनपक्षधर, लोक पक्षीय, वैकल्पिक मीडिया को खड़ा करने का कार्यभार भी हमें लेना होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि जितना अधिक लोगों के अलग अलग हिस्सों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार होगा, तर्कशीलता का प्रचार प्रसार होगा, जिस तरीके का काम तर्कशील सोसाइटी के हमारे तमाम वरिष्ठ साथी और तमाम युवा साथी करते हैं, वो एक बेहद जरूरी काम है। आज तार्किकता का प्रचार प्रसार, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का प्रचार प्रसार, क्योंकि वैज्ञानिकता के नाम पर इनके पास क्या है कि पहली प्लास्टिक सर्जरी भी हमारे यहाँ हुई थी, क्योंकि गणेश का हमने हाथी की सूंड निकाल के हमने गणेश को लगा लिया था। तो इनके पास यही है वैज्ञानिकता के नाम पर। और जिस तरीके का इनके पास, ये इनकी पूरी की पूरी विचारधारा इसी तरीके के ढकोसलों पर आधारित है। एक आधुनिक विचारधारा है, लेकिन अतार्किकता, अवैज्ञानिकता पे आधारित है। इसलिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, तार्किकता का, रैशनैलिटी का जितना प्रचार प्रसार जनता के अलग अलग हिस्सों में होगा, उतनी ज्यादा चोट फांसीवादियों को, फांसीवादी हुक्मरानों को, फांसीवादी निजाम को पहुंचेगी। मेरे ख्याल से मैंने ज्यादातर बातों को समेट लिया है, और अंत में मैं यही कहूंगी कि आज फांसीवाद के खिलाफ, फांसीवादी हुक्मरानों के खिलाफ, जो फांसीवादी शासन हमारे देश में पिछले 10 से ज्यादा सालों से काबिज है, उसके खिलाफ आज हमें जनता की ताकत पर, लोगों की ताकत पर, कीर्ति जमातों की ताकत पर हमें भरोसा होना चाहिए। इतिहास इस बात का गवाह है कि इनको इतिहास के कचरेदानी में जो डस्टबिन था, उसमें भी पहुंचाने का काम जनता ने ही अपने हिरावलों के नेतृत्व में किया था। और आज के समय में भी अगर हम लोगों के रोजमर्रा के मसलों पर, उनकी जिंदगी को मसले प्रभावित करते हैं, उस पर लोगों को संगठित करेंगे, उनको ये बताएंगे कि आज जनवादी अधिकारों की लड़ाई हमारे लिए उतनी ही जरूरी है जितनी कि हमारे प्लेट में रोटी, हमारे घर में एक पक्की नौकरी। अगर हम लोगों को ये बताएंगे तो लोग ये बात सुनते हैं, लोग ये बात समझते हैं। जमहूरी अधिकारों की, सिविल लिबर्टीज की, डेमोक्रेटिक राइट्स की लड़ाई जनता की लड़ाई है, और इसको हमें सिमटे हुए दायरों से बाहर निकालकर इसको एक मास मूवमेंट, इसको एक व्यापक मिलिटेंट जन आंदोलन में तब्दील करने की जरूरत है। और ये जिस दिन इस आंदोलन में तब्दील होगा,
मोदी की रुखसती भी होगी, आरएसएस बीजेपी की रुखसती भी होगी और फांसीवाद की भी कब्र खुलेगी। शुक्रिया साथियों, इनकलाब जिंदाबाद।